गुड इवनिंग टू ऑल। लास्ट क्लास में हमने परिवहन के बारे में पढ़ा था। आज हम संचार के बारे में या कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। परिवहन में हमने ये बताया था कि व्यक्ति या वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए परिवहन या ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत होती है। ठीक है। संचार में क्या है कि सूचनाओं को उसके उद्गम स्थान से लेकर किसी माध्यम के द्वारा उसके गंतव्य स्थान या डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसी को क्या कहते हैं, संचार या कम्युनिकेशन कहते हैं। यानी जो सूचना जहां उत्पन्न होती है, जहां क्रिएट होती है और वहां से जहां उसको पहुंचाना होता है, ठीक है, उस पहुंचाने की जो प्रक्रिया है वही है संचार या कम्युनिकेशन। ठीक है, आपको ये चीज़ें मालूम, चूँकि इसका ये बेसिक है तो ये जान लीजिए आप। फिर संचार के लिए सबसे पहले टेलीग्राफ या टेलीफोन का उपयोग किया गया था। ये भी आपको पता है, डलहौजी के टाइम पे जब ब्रिटिश शासन था। फिर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकास ने संचार के क्षेत्र में क्रांति लाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अगर हम क्या देख रहे हैं, जैसे मोबाइल हुआ, ठीक है, टेलीफोन हुआ, इंटरनेट हुआ, कंप्यूटर का विकास हुआ, ये सारी चीज़ों ने जो है संचार के क्षेत्र में क्रांति लाई है। आज हम क्या देखते हैं, मोबाइल में बहुत सारे मैसेज आते हैं, सोशल साइट्स बहुत सारे बने हुए हैं जो इंटरनेट के माध्यम से चलते हैं, जिस पर हम बहुत सारी सूचनाएं ले लेते हैं। अब आजकल आप न्यूज़ से ज़्यादा फेसबुक और ट्विटर और अन्य माध्यमों से, सोशल साइट से या व्हाट्सएप से आप बहुत सारे इन्फॉर्मेशन, न्यूज़ आप एक दूसरे को शेयर करते हैं, आपके पास भी आते हैं। तो ये एक अलग तरह का चेंज है। पहले क्या था, इसके लिए अखबार की ज़रूरत होती थी। व्यक्तिगत रूप से देखें तो लोग लेटर लिखते थे या टेलीफोन करते थे एक दूसरे को सूचना देने के लिए। आज क्या है, आज क्या है कि गूगल के माध्यम से या मेल कर देते हैं, या हम क्या करते हैं कि फेसबुक के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, ट्विटर के थ्रू मैं अपने सूचनाओं को, इन्फॉर्मेशन को शेयर कर देते हैं। हाँ, अगर संचार के साधनों को देखें, जो संचार के साधन हैं, ये संचार के साधन दो तरह के हैं। कम्युनिकेशन के जो साधन हैं, वो दो तरह के हैं। एक है व्यक्तिगत साधन, जिसमें क्या होता है, पत्र लिखते हैं या एक दूसरे को मैसेज करते हैं, टेक्स्ट करते हैं, ठीक है, फैक्स भेजते हैं, या एक दूसरे को ईमेल करते हैं, या इंटरनेट के थ्रू अगर हम देखें फेसबुक को, तो फेसबुक के मैसेज में भी जाके हम मैसेज कर देते हैं पर्सनली। तो इस तरह से क्या है, व्यक्तिगत साधन है ये। अगर सार्वजनिक साधन के रूप में देखें तो क्या देखते हैं, रेडियो के द्वारा बहुत सारे इन्फॉर्मेशन भेजे जाते हैं। अगर सरकार जनता को कोई इन्फॉर्मेशन या सूचना भेज देना चाहती है तो वो रेडियो, टेलीविज़न के माध्यम से, या आपको आजकल जीमेल पे बहुत सारे सरकार के द्वारा सूचनाएं दी जा रही हैं कि आपके जीमेल पे सूचनाएं आती हैं। तो इस तरीके से क्या है, अगर सार्वजनिक साधन को देखें तो रेडियो है, टेलीविज़न है, सिनेमाघर है, या उपग्रह या सैटेलाइट के माध्यम से भी, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से भी सार्वजनिक सूचनाएं दी जाती है। यानी जो सार्वजनिक सूचनाओं के लिए साधन है उसमें रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा, उपग्रह, ठीक है, और समाचार पत्र पत्रिकाएं, पुस्तक, जनसभाएं, ये सारी चीज़ें आती हैं। अगर पर्सनल देखें, व्यक्तिगत साधन देखें तो उसमें है टेलीफोन, एक दूसरे को लेटर भेजना, ठीक है, टेलीफोन करना, टेलीग्राफ, फैक्स करना, ईमेल, इसके माध्यम से हम भेजते हैं। ठीक है, तो अभी जो हम संचार के जो कम्युनिकेशन का जो साधन है, इसमें आज हम जो चर्चा करेंगे वो खास तौर से आईटी फील्ड से जुड़ा हुआ है। मतलब विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के कारण जो संचार के फील्ड में जो क्रांति आई है, जो कम्युनिकेशन के फील्ड में जो क्रांति आई है, हम उस क्रांति के योगदान को देखेंगे। कैसे सरकार जो है, एक तो जनता के लिए सूचनाएं मुहैया कराती है, जो जनता के लिए बहुत सारे सर्विसेज आज ऑनलाइन मुहैया कराई जा रही है सरकार के द्वारा, वो देखेंगे कि कैसे बदलाव आया है। ठीक है, ये बहुत बड़ा चेंज है जो हम जैसे जैसे इसको पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, लास्ट में मैं फिर इसके कंक्लूजन भी बताऊंगा कि इस टॉपिक को पढ़ने का
बेसिक महत्व क्या है ये हम जान लें। ठीक है, तो जैसे कि हमने व्यक्तिगत संचार शास्त्र के साधन देख लिए, व्यक्तिगत संचार तंत्र को देखा, जिसमें हमने ये भी देखा कि झारखंड में, अगर हम झारखंड के हिसाब से पढ़ें तो हम देख सकते हैं कि झारखंड में डाक सर्कल का निर्माण भारतीय डाक विभाग द्वारा, डाक सर्कल सॉरी डाक सर्कल कहाँ, झारखंड में, किसके द्वारा, भारतीय डाक विभाग द्वारा 2001 में क्या हुआ, इसका निर्माण किया गया। और जिसके लिए, जिसमें क्या किया गया, पिन कोड भी लागू किए गए, जिसमें 8 अंक होते थे। 2001 में झारखंड में डाक सर्कल का निर्माण किया गया, जिसमें पिन कोड का प्रयोग किया जाता था। और पिन कोड कितने अंक का होता था, 8 अंक का होता था। इसका जो पहला अंक होता था पिन कोड का, फर्स्ट अंक, वो पहला अंक जो है वो क्षेत्र विशेष को दर्शाने के लिए किया जाता था। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे हम क्या देख रहे हैं कि आप देखिए तो बहुत डाक का प्रयोग बहुत कम हो गया है। अब क्या है, इंटरनेट के थ्रू जो भी मैसेज है, हर आदमी के पास समय के साथ तेज़ी से लोगों के पास मोबाइल की सेवाएं बढ़ती जा रही हैं, सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं। तब क्या है, लोग लेटर लिखने के बजाय अब इंटरनेट के थ्रू सब, अब देखिए आपके एडमिट कार्ड जो आते हैं वो ऑनलाइन आने लगे हैं। पहले क्या होता था, एडमिट कार्ड आपको बाई पोस्ट आता था, आप उसके लिए क्या करते थे, एक अलग से इन्वेलप लगाते थे, ऊपर उस पर डाक टिकट चिपकाते थे कि अगर आयोग को आपको एडमिट कार्ड भेजना हुआ तो वो भेजेगी। अगर 3 चरण का है तो पीटी के लिए अलग आपको फॉर्म भरते समय इन्वेलप और उस पर डाक टिकट लगाना पड़ता था। मेंस के लिए एक और लगाना पड़ता था, इन्वेलप और डाक टिकट लगाना पड़ता था। फिर इंटरव्यू के लिए अगर आप तीनों चरण के लिए सेलेक्ट हुए तो वो जो पोस्ट का वो जो इन्वेलप है उसी में आपके एडमिट कार्ड या इंटरव्यू लेटर ये सारे भेजे जाते थे। अब क्या है, अब सब कुछ ऑनलाइन है। आप देखिए तो पीटी का आपका जो जेपीएससी है उसका पीटी का जो एडमिट कार्ड आता है वो ऑनलाइन आता है। आप जाइए साइट से अपना जो एडमिट कार्ड है उसको डाउनलोड करिए, उसका प्रिंट आउट लीजिए और एग्जामिनेशन सेंटर पहुँच। मतलब क्या, ये एक संचार क्रांति है। अगर सरकार चाहे तो 10 दिन में भी एग्जाम करा सकती है। ठीक है, यानी इससे क्या है, इससे सूचनाओं में एक गति आ गई है। सूचनाओं के गति ने आप हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा सुविधाजनक भी बना दिया। हम अगर सरकार चाहे तो बहुत जल्दी, पहले क्या होता था, बहुत सारे फॉर्म आते थे। अगर जेपीएससी का ही सिंपल सा उदाहरण ले लें तो बहुत सारे फॉर्म गिरते थे, उसमें बहुत सारे लोग फॉर्म भरते थे, लाखों की संख्या में अगर फॉर्म भर दिए तो 1 लाख लोगों के फॉर्म का स्क्रूटनी करने, फिर उनका एडमिट कार्ड तैयार करने, फिर भेजने में बहुत सारा टाइम लग जाता था। अब क्या है, ऑनलाइन फॉर्म भरिए, ऑनलाइन स्क्रूटनी होगा, ऑनलाइन आपका एडमिट कार्ड आएंगे। और अब तो ऑनलाइन एग्ज़ाम भी बहुत जगह होने लगे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है। अगर फिक्स टाइम पीरियड में ये सारे काम कराने हैं तो संचार का साधन बेहतर हो तो बहुत जल्दी काम हो सकते हैं। समझ गए? तो ये सारे चेंज जो इंटरनेट की क्रांति ने, जो आईटी फील्ड ने चेंज लाया कम्युनिकेशन सिस्टम में, वो बहुत बड़ा चेंज था। अब तो ये भी देखिए कि इंटरनेट का प्रयोग करके लोग ई कॉमर्स यानी साइट्स के थ्रू सामान बेचने लगे हैं। बहुत सारे साइट्स हैं, अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, बहुत सारे साइट्स हैं। या मौद्रिक लेन देन, बैंक भी क्या है अब ऑनलाइन हो गया है, इंटरनेट बैंकिंग हो गया है। अब क्या है, बैंक में जाके घंटों लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ता है। आप अपने जो अकाउंट है खुद ही हैंडल करते हैं। आप जब चाहें बैलेंस देख सकते हैं, जब चाहें उससे दूसरे को पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या दूसरे के माध्यम से उसमें पैसा आप 5 मिनट के अंदर मंगा भी सकते हैं। तो ये क्या है, ये सूचना की जो क्रांति है, ये आईटी फील्ड की जो क्रांति है, इसने आपके जीवन को बहुत ही सुविधाजनक बना दिया और इसने जीवन को तेज भी कर दिया। हर चीज़ बहुत तेज़ी से होने लगे। ठीक है, इसके कुछ समस्याएं भी है, इसके कुछ चेतावनियां भी हैं, लेकिन हमको उस पर अभी चर्चा नहीं करना है। हमको इस फैसिलिटी के बारे में चर्चा करना है जो सरकार के द्वारा हमें सुविधा प्रदान करने के लिए, हमें सेवा प्रदान करने के लिए दी जा रही है। ठीक है, तो हमने अपने कई बार टेलीविज़न, रेडियो ये सब के बारे में तो जाना ही होगा। अब हम उस पर चर्चा करेंगे जो खास तौर से क्या है, सरकार के द्वारा जो संचार के व्यवस्था किए गए हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे जो सेवाएं दी गई हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे, जिस पे आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला फैसिलिटी है जो अगर झारखंड को ध्यान में रख के पढ़ रहे हैं तो सबसे पहली फैसिलिटी है ई जिला या ई डिस्ट्रिक्ट की। ई जिला या ई डिस्ट्रिक्ट या ई जिला जो है, इसमें क्या होता है कि झारखंड ने एक सेवा पोर्टल
तो राज्य के 24 जिलों में लागू किया है। इसमें लगभग 54 सेवाएं दी जाती हैं। कितने? लगभग या 54 सेवाएं, सर्विसेज गवर्नमेंट के द्वारा, झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा 54 सेवाएं प्रदान की जाती है, अवेलेबल कराई जाती है लगभग 24 जिलों के लिए। 24 डिस्ट्रिक्ट के लिए 54 सेवाएं प्रोवाइड कराई जाती है। इस योजना के अंतर्गत क्या किया जाता है? जैसे पहले हमको अपना आय, जाति, निवास, जन्म या मृत्यु का प्रमाण पत्र बनवाना होता था, तो हम ब्लॉक जाते थे, ब्लॉक में फॉर्म भरते थे, वो वेरीफाई होता था। फिर काफ़ी टाइम के बाद एक अच्छा खासा समय लगता था, अच्छा खासा एनर्जी लगता था, हम ज़्यादा ईंधन व्यय करते थे, समय व्यय करते थे, तब जाके ये प्रमाण पत्र मिलते थे। अब क्या है, आप ऑनलाइन इसके लिए अप्लाई करिए, ऑनलाइन ही सरकार आपको ये सर्टिफिकेट अप्लाई दे देती है या सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा देती है। एक निश्चित समय में, सरकार ने एक निश्चित समय भी इसके लिए तय किया हुआ है, 18 दिन या 21 दिन, जैसे अलग अलग स्टेट में अलग अलग है। कई जगह 21 दिन का टाइम है, मैक्सिमम 21 दिन में आपको ये सर्टिफिकेट्स मिल जाएंगे। तो इससे क्या हुआ, एक तो गति बढ़ गई है कि आपको जो भी सेवा प्राप्त करना है वो आसानी से मिल जाए। दूसरा, गति तेज हो गई है, मतलब जो भी आप सेवा प्राप्त करना चाहते हैं वो उसकी स्पीड बढ़ गई है। दूसरा, यह पारदर्शी हो गया है, ये पारदर्शी हो गया है। मतलब क्या है कि अगर आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो सरकार से लेकर सब कोई इसको देख रहा है। कोई अधिकारी जो इसको लेकर जिम्मेदार है, जाति, आय, निवास प्रमाण पत्र निर्गत करने को लेकर जिम्मेदार है, वो इसमें टाइम टेकिंग नहीं कर सकता, अगर 21 दिन से ज़्यादा नहीं ले सकता। प्रोसेस कई जगह तो ये भी है कि आपका जो सर्टिफिकेट है कितने प्रोसेस से गुजर रहा है ये सब भी दिखता है, ट्रैकिंग कर सकते हैं आप कि हाँ इस काउंटर से अब इस काउंटर पे जा चुका है, इस काउंटर से इस काउंटर पे जा चुका है, अब फाइनल स्टेज में है। तो इस तरह के प्रोसेस भी अपनाया गया है। फिर क्या है, पारदर्शिता के साथ साथ यह करप्शन को भी रोकता है। पहले क्या है कि आप ऑफिस में जाते थे, काम की जल्दीबाजी होती थी, परेशान होते थे, टाइम टेकिंग वाला काम होता था, तो क्या होता था कई बार इसी का फ़ायदा उठा के अधिकारी या कर्मचारी पैसे मांग लेते थे, करप्शन का नेचर होता था ये। लेकिन अब क्या है, चूँकि ऑनलाइन आप अप्लाई कर दिए, सरकार के अधिकारी, जो भी अधिकारी उससे संबंधित है, उसको 21 दिन के अंतर्गत आपके प्रोसीजर सब सही है तो उसको जारी करना ही करना है, वो बच नहीं सकता है। तो इस तरीके से क्या है, एक टाइम बाउंड में आपको ये सारी सेवाएं मिल रही है, पारदर्शी है, मतलब सिस्टम पूरा पारदर्शी। आप देख सकते हैं कि सारी व्यवस्थाएं के लिए आपकी पहुंच उस तक है। पहले क्या था कि ऑफिस के अंदर क्या चल रहा है किसी को नहीं पता, अधिक कर्मचारी कहता था आज नहीं हुआ कल आइए, आज लाइट नहीं है परसों आइए। अब क्या है, टाइम बाउंड हो गया, आज सर नहीं है कल आइए, कल आज अधिकारी जो उस पर अथराइज्ड है साइन करने के लिए वो नहीं था। अब क्या है, डिजिटल साइन आ गया है, अधिकारी छुट्टी पे भी है तो भी आपको 21 दिन के अंदर मिल जाएगा, 18 दिन के अंदर जो भी टाइम दिया गया उसके अंदर मिल जाएगा। तो ये सारी सेवाएं सरकार के द्वारा ई जिला योजनाओं के माध्यम से, ये संचार योजना है जो इंटरनेट से जुड़ी हुई है, इसके माध्यम से आपको प्राप्त हो जाते हैं, बनाए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त जिला स्तर पे भी और सेंटर स्तर पे जो कि रांची है, जिला स्तर पे भी इससे जुड़ा हुआ एक हेल्प डेस्क है, मतलब सहायता के लिए एक डेस्क बनाया गया है। और केंद्रीय स्तर पे भी, यानी रांची में भी, यानी राज्य के केंद्रीय स्तर यानी रांची उसकी राजधानी पे भी एक हेल्प डेस्क बनाया गया है कि अगर इससे जुड़ी हुई कोई भी समस्या है तो आप यहाँ से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर साइट नहीं चल रहा है या साइट में कुछ दिक्कत है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, किसी डिस्ट्रिक्ट में कुछ दिक्कत है, तो आप यहाँ हेल्प डेस्क के थ्रू आप जानकारी ले सकते हैं और जानकारी दे भी सकते हैं उनको कि हाँ इस ज़िले में ऐसे ऐसे दिक्कतें आ रही हैं, तुरंत निदान हो सकता है। तो ये क्या है, सरकार के प्रशासन से डायरेक्ट जनता के कम्युनिकेशन या कनेक्ट करने का एक बहुत बढ़िया माध्यम हो चुका है, जिसमें क्या है दोनों जिम्मेदार है। जनता भी अपने प्रशासन को देख रही है और प्रशासन भी जनता के लिए काम कर रहा है। सरकार की जिम्मेदारी तय हो गई है, प्रशासन की जिम्मेदारी तय हो गई है। जनता जिस काम के लिए अपने प्रतिनिधि को चुनती है, सरकार को चुनती है, वो सरकार भी अभी इस तरह के माध्यमों के द्वारा जो है वो जिम्मेदार हो गई है, रिस्पॉन्सिबल हो गई है, जवाबदेह हो गई है। तो ये सारे माध्यम हम क्या देख रहे हैं, इस जिला के जो ये व्यवस्था है इसमें हम देख पा रहे हैं। इस तरह की कई सारी व्यवस्थाएं हैं, यही नहीं है, लेकिन ये एक, क्योंकि हमने इस टॉपिक से शुरू किया, इस पर मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बता दी ताकि आप इसको अलग अलग
योजनाओं में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको देख पा रहे हैं। और दूसरा है कि जैसे झार नेट है, झार नेट, इसको इंग्लिश में भी झार नेट ही बोलते हैं। नेट की उपयोगिता को देखते हुए झारखंड सरकार के द्वारा वर्ष 2005 में, कब, वर्ष 2005 में नेट की उपयोगिता, नेट का देखा, जब सरकार के द्वारा देखा गया कि नेट का बहुत सारे उपयोग हो सकते हैं, बहुत सारे फैसिलिटीज दी जा सकती है, तो झार नेट जैसे चीज़ का 2005-2006 में इस सेशन में झारखंड स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क की स्थापना की गई, जिसको झारनेट कहा गया। झारखंड स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क की स्थापना की गई, जिसको क्या कहा गया, झारनेट कहा गया। और ये कब हुआ, 2005 और 2006 में। क्यों किया गया, क्योंकि झारखंड में नेट की उपयोगिता, मतलब नेट का कितना ज़्यादा यूज किया जा सकता है, उसके बेस पे उसके भविष्य को देखते हुए इस तरह का काम किया गया। जैसे देख सकते हैं ई जिला जो हमने कहा, ये आखिर नेटवर्क से ही तो जुड़ा हुआ है, नेट से ही तो जुड़ा हुआ है। इस तरह के फैसिलिटी के लिए ये सबसे पहले ज़रूरी था और ये किया गया 2005-06 में। ठीक है, वर्तमान में झारखंड के सभी जिला मुख्यालयों को, ठीक है, और अनुमंडलों को, लगभग 37 अनुमंडल है या 2 से 14 प्रखंड है, इन सबको झारनेट सेवा यहाँ पे उपलब्ध करा गई है। मतलब क्या है कि हर हेडक्वार्टर को, अगर मुख्यालय है या हेडक्वार्टर है, अगर मान लीजिए कि रांची जो केंद्रीय जगह है, जो राजधानी है, उसको हर जिले से, हर अनुमंडल से, हर प्रखंड से इसके माध्यम से, झारनेट सेवा के माध्यम से जोड़ दिया गया। मतलब क्या है कि अगर प्रखंड लेवल पे कोई सूचना भेजना है, कोई योजना प्रसारित करनी है, ठीक है, किसी अधिकारी को निर्देश देना है, तो आप, सरकार जो है ये इसी माध्यम से तुरंत दे सकते। मतलब उसके लिए अब लेटर लिखें, फिर उसको मोहर लगाएं, सील करें, फिर पोस्ट ऑफिस जाएं, भेजें, फिर उस प्रखंड में जाएगा, 10 दिन 12 दिन लगेगा, तब जाकर वो काम शुरू होगा। ठीक है, या कोई जवाबदेही है, कोई रिप्लाई चाहिए, तो फिर उधर से अधिकारी रिप्लाई करेगा, तो वो 10 दिन 12 दिन, इस तरह से क्या है, कम से कम 14 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना लग सकता है। इसमें क्या है, आपने क्या किया, रांची से आपने मेल कर दिया संबंधित अधिकारी को, अगर प्रखंड लेवल पे है, बीडीओ है, उसको मेल कर दिया, अब उसको जो जवाब देना है वो अगले दिन तक भेज दिया, यानी 24 घंटे में कम्युनिकेशन हो गया, 24 घंटे में इंफॉर्मेशन वहाँ तक पहुँची। इस तरीके से क्या है, झारनेट जो है एक झारखंड में संचार को के खासतौर से इंटरनेट के माध्यम को प्रसारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और ये हमने देख ही लिया कि अभी वर्तमान में सभी जिला मुख्यालय, 37 अनुमंडल और लगभग 2 से 14 प्रखंड जो है झारनेट सेवा उपलब्ध कराई जा रही है। ठीक है, अगला है भारत नेट। भारत नेट को देखें तो यह क्या है, भारत नेट। भारत नेट को देखें तो यह है नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क परियोजना, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क परियोजना। ठीक है, यह जो है इसका प्रारंभ कब किया गया, 2011 में। यह 2011 में प्रारंभ किया गया और इसका जो उद्देश्य था वो यह था कि देश के लगभग जो भी 2.5 लाख 2.5 लाख 2.5 लाख जो ग्राम पंचायत है उसको ब्रॉडबैंड नेटवर्क से जोड़ना, यानी उनको नेटवर्क यानी इंटरनेट सुविधा प्रदान करना, ब्रॉडबैंड नेटवर्क से जोड़ना पंचायत को, क्या है, ब्रॉडबैंड या इंटरनेट नेट सुविधा प्रदान करना
इसका उद्देश्य था। यानी जो सबसे निचला प्रशासन की इकाई है, पंचायत, स्थानीय स्वशासन, उसको ब्रॉडबैंड नेटवर्क से जोड़ना, ताकि केंद्र से लेकर पंचायत तक जो भी कम्युनिकेशन है, जो भी परियोजनाएं चला रही हैं, उसका क्या कंडीशन है, क्या प्रोग्रेस है, इस सब को जानना, या किस पंचायत में क्या समस्याएं आ रही हैं, इस सब कुछ जानना, और इंटरनेट से जुड़े हुए परियोजनाओं या कौशल में दक्ष करना पंचायतों को, ये इसका उद्देश्य था। केंद्र सरकार की सहायता से झारखंड में भारत नेट का जो प्रथम चरण है वो किसके द्वारा शुरू किया गया? झारखंड में बीएसएनएल के द्वारा जो शुरू किया गया। बीएसएनएल सरकार की दूरसंचार कंपनी थी, है भी, अभी भी है, लेकिन इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। इसके कर्मचारियों को बहुत महीनों से पैसे नहीं मिल रहे हैं, पेमेंट नहीं मिल रही, सैलरी नहीं मिल रही, तो अभी इसकी स्थिति दयनीय बनी हुई है। लेकिन उस समय इसकी स्थिति बहुत अच्छी थी, और बहुत अच्छी तो नहीं कहेंगे लेकिन अच्छी थी, और इसी के माध्यम से यह जो भारत नेट है इसको क्रमबद्ध तरीके से शुरू किया गया। शुरू में यह 7 जिलों में प्रथम चरण में 7 जिलों में इसको शुरू किया गया, जिसमें साहिबगंज था, हजारीबाग था, कोडरमा था, देवघर था, रांची था, रामगढ़ था और बोकारो था। इसके साथ ही प्रथम चरण में भी इसका विस्तार कर दिया गया, और फिर जो है इसमें 6 जिले और जोड़ दिए गए, जो बाकी जिले उसके अलावा थे। 7 जिले कौन कौन से थे? साहिबगंज, हजारीबाग, कोडरमा, देवघर, रांची, रामगढ़ और बोकारो थे। अब बाद में जो 6 जिले और इसमें जोड़ दिए गए पहले चरण में 7 से शुरू किया गया, 6 जिला में और विस्तार किया गया। इसमें था धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, गिरिडीह, लातेहार, लोहरदगा और पलामू। ठीक है, तो इस तरीके से पहले ही चरण में इसके 13 जिलों को बीएसएनएल के माध्यम से भारत नेट से जोड़ दिया गया। किसकी सहायता से? केंद्र का सरकार की सहायता से। ठीक है, यह केंद्र सरकार की सहायता से ये परियोजना चलाई गई थी। ठीक है, तो इस तरीके से हम भारत नेट, जैसे झारनेट था वैसे भारत नेट भी, यह केंद्रीय स्तर की थी और झारनेट जो था वो राज्य स्तर की थी। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अगला है ई मुलाकात, ई मीटिंग, ई मुलाकात या ई मीटिंग। आप लोग आजकल देखते भी होंगे, प्रधानमंत्री जी हैं वो अगर डिस्ट्रिक्ट के डीएम के साथ मीटिंग करना चाहते हैं तो ई मीटिंग करते हैं। अगर सीएम हैं जिले के डीएम के साथ या एसपी के साथ मीटिंग करना चाहते हैं, या अधिकारियों के साथ, किसी खास क्षेत्र के अधिकारियों के साथ मीटिंग करना चाहते हैं तो ई मीटिंग कर रहे हैं। कोरोना के चलते अगर कोरोना है और इंटरनेट नहीं रहता तो मीटिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सोचिए कि कोई इधर से उधर जा नहीं रहा है, सारी सेवाएं ठप है, राज्य के बहुत सारे काम ठप पड़े हुए हैं कोविड में। तो उस समय ये इंटरनेट की जो सेवा है यह रामबाण साबित हो रही है, अपने अधिकारियों को गाइडलाइन देने में, अपने लोगों तक सूचना पहुंचाने में, आम जनता तक सूचना पहुंचाने में। उसी तरह ई मीटिंग जो है, यह परियोजना जो है क्या करता है? इस ई मुलाकात से जो आशय है, जो मतलब वो यह है कि सभी व्यापारियों तथा किसानों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा एक दूसरे की समस्याओं की सुनवाई करना इस ई मीटिंग का उद्देश्य है। ठीक है, यह क्या है? यह परियोजना जो है यातायात के व्यय को या ईंधन व्यय आदि शुल्कों को कम करता है। अगर ई मीटिंग करना है, सारे लोगों को बुलाया जाए, सब लोग किसी न किसी माध्यम से आएंगे, तो या तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आते हैं तो पैसा खर्च करेंगे, अगर अपने ट्रांसपोर्ट से आते हैं तो ईंधन पे पैसा खर्च करेंगे। अब क्या है कि इंटरनेट के माध्यम से ही एक दूसरे के साथ बैठ के मीटिंग कर लेते हैं। ठीक है, इससे क्या है? एक तो समय बचता है, दूसरा यातायात पे जो व्यय है वो कम हो जाता है, तीसरा ईंधन पे जो व्यय है वो भी कम हो जाता है। यानी इस तरह के शुल्क जो है वो बच जाते हैं, और इससे जो हमारा उद्देश्य होता है मीटिंग का वो पूरा हो जाता है। तो ई मुलाकात, ई मीटिंग जैसे सेवाएं जो हैं वो संचार के क्षेत्र में आईटी फील्ड के द्वारा एक क्रांति की तरह है। ठीक है, आज हम क्या है, अगर देखें तो ये जो हम वीडियो बना रहे हैं, इस वीडियो में भी कई लोग इस वीडियो को देखेंगे। अगर ये दो तरफा हो जाए, आप भी अपने प्रश्न, जैसे ऑनलाइन क्लासेस में आप भी अपने प्रश्न पूछते हैं, हम अपनी बात शेयर करते हैं एक दूसरे से, ये सारी चल रही, ये भी एक तरह से ई मीटिंग की तरह ही है। ठीक है,
या किसी टॉपिक पे हमको बात करना है, किसी समस्या पे बात करना है, तो हम ऑनलाइन इस तरह से एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। बहुत सारे साइट्स हैं जिस पे अगर कॉलेजेस के साइट्स देखें, जो बहुत अलग अलग के तरह के ऐप बन आ गए हैं, जिसके थ्रू टीचर और स्टूडेंट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। टीचर पढ़ाते हैं, स्टूडेंट सुनते हैं, स्टूडेंट को सवाल पूछना होता है तो वो पूछ सकते हैं। तो इस तरह से क्या है, इंटरनेट का माध्यम जो है एक तरह का आपका मीटिंग पॉइंट अवेलेबल करा रहा है, जहाँ पे एक दूसरे की समस्याओं को एक दूसरे से शेयर करते हैं और सॉल्व करते हैं। अब तीसरा है ई ऑफिस। ई ऑफिस जो है, यह परियोजना के अंतर्गत झारखंड सरकार के द्वारा सरकारी विभागों में प्रयोग होने वाले पेपर का स्थान जो है अब इंटरनेट ले लेगा। ठीक है, पहले क्या है कि किसी सूचना को देना होता था तो लेटर लिख के पोस्ट किया जाता था, अलग अलग डिपार्टमेंट में लेटर चलते रहते थे। इसके लिए क्या होता था, एक कर्मचारी जो है वो नियुक्त किया जाता था, वो कि डाकघर जाएगा, सारे डिपार्टमेंट का लेटर लेके जाएगा, वहाँ से पोस्ट करेगा, दूसरे जगह का अलग अलग डिपार्टमेंट को भेजेगा, फिर उधर से भी जवाब इसी तरह से आते थे। अब क्या है, इसमें पेपरबाजी होती थी, पेपर पे काम होता था सब कुछ। अब क्या इंटरनेट के माध्यम से है कि आप ईमेल कर दीजिए संबंधित डिपार्टमेंट को, वहाँ ईमेल मिल गया, वहाँ का अधिकारी ने आपको जवाब दे दिया, या आप अपनी सूचनाएं पहुँचा दिए, या उनके द्वारा रिप्लाई आ गया। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो झारखंड सरकार ने क्या किया है कि सारे डिपार्टमेंट को लगभग ई ऑफिस बनाने का योजना चलाई है, जिसमें क्या है कि अब पेपर का स्थान, विभागों में प्रयोग होने वाले पेपर का स्थान जो है इंटरनेट के द्वारा पूरा किया जाएगा। ठीक है, इस योजना के माध्यम से सारी सरकारी दफ्तरों को पेपरलेस बना दिया जाएगा। जितने भी सरकारी दफ्तर हैं या ऑफिस हैं, दफ्तर या ऑफिस जो हैं वो क्या हो जाएंगे, पेपरलेस हो जाएंगे, पेपरलेस प्रक्रिया के अपनाएंगे, यानी अब पेपर के जगह पे इंटरनेट के माध्यम से सूचनाएं आएंगी। कई बार आप देखते हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप बन जाता है ऑफिस का, उसमें जो अधिकारी हैं वो अपनी सूचनाएं प्रेषित कर देते हैं कर्मचारियों तक। ठीक है, वो कर्मचारी उस सूचनाओं को आसानी से ले सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कर्मचारी, या कुछ फीडबैक देना है या अपना अपडेट देना है तो कर्मचारी वहाँ दे सकते हैं। इस तरह से बहुत सारी सेवाएं आ गई हैं जो पेपरलेस हैं। अगर व्हाट्सअप आप देखिएगा तो हर ऑफिस में व्हाट्सअप बना हुआ है। आप देखिए कोचिंग में हम लोग चलाते हैं तो उसके साथ एक व्हाट्सअप ग्रुप चलाते हैं, ताकि हमको कोई भी इन्फॉर्मेशन देनी हो आपको तो हम व्हाट्सअप ग्रुप के थ्रू दे सकते हैं। तो इसी तरह ऑफिसेज में भी यही सारे, इससे क्या है, इससे पेपर का काम खत्म हो गया। अगर सूचनाएं देनी है, कोई बात कहनी है, कोई परियोजना चलाना है, तो उसके लिए पेपर की ज़रूरत अब उस तरह से नहीं है। अब दफ्तरों को पेपर रहित बनाने की नीति इस ई ऑफिस परियोजना के द्वारा चलाई जा रही है। ठीक है, इस ऑफिस परियोजना में ई गवर्नेंस विभाग तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग एवं नोडल विभाग कार्यरत है। मतलब यह ई ऑफिस जो परियोजना है वो ई गवर्नेंस विभाग के द्वारा, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा एवं नोडल एक कोई डिपार्टमेंट है जो इसको कार्यान्वित चलाएगा, उसको ये सब मिलकर कार्यरत है। और इसके साथ साथ जैप आईटी यानी झारखंड एजेंसी फॉर प्रोमोटिंग या झारखंड एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसको क्या कहा जाता है, जैप आईटी, जैप आईटी। ठीक है, जैप यानी झारखंड एजेंसी फॉर प्रमोटिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी है। इसके साथ साथ ये भी कार्यरत है इसके लिए, किसके लिए, ई ऑफिस जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए। ई ऑफिस परियोजना जो है, ठीक है, वो झारखंड में प्रथम चरण के अंतर्गत 4 विभागों और जिला मुख्यालयों तथा रांची में शुरू की गई थी। मतलब क्या है कि इस तरह की जो परियोजनाएं हैं ना, एक ही बार पूरे स्टेट में बहुत कम शुरू की जाती है। कई बार कई चरण में, कि एक चरण में पहले छोटे छोटे 2-4 डिस्ट्रिक्ट देखा जाता है या कुछ डिस्ट्रिक्ट में शुरू किया जाता है, ताकि उससे पता चल सके कि अगर किसी तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, किसी तरह का दिक्कत आ रही है, तो उसको उस लेवल पे ही समझ लिया जाता है। मतलब एक मॉडल के लिए रूप में 3-4 डिस्ट्रिक्ट में इसको शुरू किया जाता है, फिर देखा जाता है कि इसका फीडबैक क्या है, इसमें आने वाले प्रॉब्लम क्या है, उस बेस पे इस सारे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करके, या इसमें और क्या क्या चीज़ें इन्हेंस की जा सकती है, बढ़ाई जा सकती है, उस सारे चीज़ों को एज ए मॉडल उतारा जाता है। फिर जब ये सक्सेसफुल रहता है तो इसको अगले 1 या 2 या 3 चरण में इसको पूरे राज्य में या पूरे क्षेत्र में फैला दिया जाता है। तो इस तरीके से ये जो
ई ऑफिस जो परियोजना है, यह ई ऑफिस परियोजना जो है, इसमें क्या हुआ, प्रथम चरण के अंतर्गत केवल 4 विभाग, 4 डिपार्टमेंट या और जिला मुख्यालय, जितना भी जिला के हेडक्वार्टर थे तथा रांची में इसको शुरू किया गया था। फिर जैसे जैसे ये डेवलप होता गया, फिर इसको आगे और भी बढ़ाया जाता रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत झारखंड सरकार के द्वारा क्या किया गया है, डिजिटलीकरण या डिजिटलाइजेशन की प्रक्रिया को पूरा किया गया। ये प्रक्रिया को बढ़ाया गया या पूरा किया गया। इस तरीके से हमने इसको देख लिया। दूसरा एक और सुविधा शुरू की गई, इसका नाम था ई प्रोक्योरमेंट सुविधा। ई प्रोक्योरमेंट फैसिलिटी, ये भी इंटरनेट जनित फैसिलिटी थी, इंटरनेट के माध्यम से शुरू की गई, उपलब्ध कराई जाने वाली फैसिलिटी थी। इसमें क्या होता था कि झारखंड सरकार जो है वो विभिन्न प्रकार की निविदाओं को या विभिन्न प्रकार की निविदाओं की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए, मैंने बताया था ना कि इंटरनेट या जो ऑनलाइन व्यवस्थाएं शुरू की गई, उसका एक मुख्य उद्देश्य पारदर्शी बनाना भी था। इसमें सब कुछ जो प्रोसेस होता था वो ऊपर से नीचे तक सारे अधिकारी, सारे लोग, जनता भी देख सकती थी और अधिकारी वर्ग भी देख सकता था ये किस तरह से प्रोसेस चल रहा है। इसमें कहीं भी छुपाने वाली प्रक्रिया नहीं थी। जैसे कि मैंने आप लोगों को जब बहुत सारे निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र बनाने की जो बात कही थी, उसमें भी यही बात को मैंने दोहराया था। ठीक है, तो इस ई प्रोक्योरमेंट में क्या किया गया कि झारखंड सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की निविदाओं की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए 5 लाख तथा उससे ऊपर की निविदाओं के लिए वर्तमान समय में 39 विभागों द्वारा इस परियोजना की व्यवस्था की गई। ठीक है, एक तो ये पारदर्शी बनाया गया, ठीक है, और 5 लाख या उससे ऊपर के जो भी कॉन्ट्रैक्ट या निविदा थे, या 5 लाख या उससे ऊपर के जो भी निविदा थी, ठीक है, उसके लिए वर्तमान में 39 ऐसे डिपार्टमेंट हैं, उसके द्वारा इस तरह के ई प्रोक्योरमेंट परियोजना को अपनाया गया, ई प्रोक्योरमेंट फैसिलिटी को अपनाया गया ताकि पारदर्शिता बनी रहे। और पारदर्शिता जो है जनता का सरकार में विश्वास को दर्शाता है, और इससे क्या होता है कि सरकार में बिलीव बना रहता है, तो सरकार के लिए फ़ायदा होता है। चुनाव जीतना, इलेक्शन जीतना ये आसान हो जाता है। ठीक है, और सरकार जिसके लिए बनती है, सरकार किसके लिए बनती है, जनता के लिए बनती है। जनता के लोग अपने ही बीच से प्रतिनिधि चुन के सरकार बनाते हैं। तो ये सरकार और जनता के बीच का जो वो कम्युनिकेशन है वो इसको बेहतर बनाता है। ठीक है, इसमें किसी तरह की समस्या को पैदा नहीं करता है, किसी तरह के करप्शन को भी कम करने की कोशिश करता है। तो इस तरीके से ये सारी परियोजनाएं जो है वो झारखंड में चलाई जा रही है संचार व्यवस्था के माध्यम। इसीलिए मैंने कहा था कि संचार व्यवस्था को मैं जैसे जैसे इस क्लास में पढ़ाता जाऊंगा, आपको बताता जाऊंगा ये क्यों इतना ज़रूरी है और कैसे ये समय की डिमांड है, कैसे ये समय के डिमांड को पूरा कर रहा है, हम इस पे भी देख रहे हैं। फिर आती है कि हम देखते हैं कि रांची में वाईफाई, रांची सिटी में वाईफाई फैसिलिटी शुरू की गई। रांची सिटी में वाईफाई फैसिलिटी शुरू की गई है। ठीक है, यह जो परियोजना है इसके अंतर्गत झारखंड के रांची शहर के लिए वाईफाई सुविधा का प्रावधान किया गया। आप देखे होंगे कि रेल मंत्रालय के द्वारा हर रेलवे स्टेशन को वाईफाई सुविधा देने की कोशिश की जा रही है। शुरुआती चरण में, पहले चरण में हम क्या देखें कि केंद्र की राजधानी और अलग अलग राज्यों की राजधानी में ये सुविधा शुरू की गई, वहाँ के रेलवे स्टेशनों पर शुरू की गई। वैसे ही रांची सरकार के द्वारा झारखंड सरकार के द्वारा रांची शहर के लिए वाईफाई सुविधा का प्रावधान किया गया है। ठीक है, यह परियोजना जो है भारत सरकार के डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के द्वारा, डिजिटल इंडिया
प्रोग्राम, ये भारत सरकार का प्रोग्राम है। ये भारत सरकार का है। इसी डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत या इसी डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी और ई गवर्नेंस विभाग तथा झारखंड सरकार के द्वारा इसको शुरू की गई। किसको? रांची सिटी को में वाईफाई परियोजना को, ठीक है। यह ई गवर्नेंस विभाग या झारखंड सरकार के द्वारा शुरू की गई, ठीक है। तो यही जो इस तरह की सुविधाएं हैं, देखिए आज सूचना तक पहुंच, इंटरनेट भी अब जैसे पहले रेडियो और टेलीविज़न होते थे वैसे ही इंटरनेट की सुविधा आम जनता तक प्रोवाइड कराना, उपलब्ध कराना अब मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते जा रहा है। एक दिन ऐसा आ जाएगा इसको भी जनता के मौलिक अधिकार के रूप में माना जाने लगेगा, ठीक है। माना भी जाने लगा है बहुत जगह। तो इस तरीके से जो सिटी में, रांची सिटी में वाईफाई परियोजना शुरू की गई, ये सरकार के द्वारा वहाँ की जनता को फ्री वाईफाई सेवा प्रदान करने की एक प्रयास है, ठीक है। इससे क्या होगा कि सब लोगों तक इंटरनेट की सुविधा पहुंचेगी। इससे फ़ायदा क्या होगा? सरकार जितनी भी ऑनलाइन सुविधाएं, जैसे कि ये ऑफिस है, ई जिला है, ठीक है, ई प्रोक्योरमेंट है, इस तरह की जो फैसिलिटी दे रही है वो सारे लोगों तक पहुंच जाए, सारे लोगों तक इंटरनेट की सुविधा हो जाए, ताकि वो इस तरह के परियोजनाओं का जो कि झारखंड के सरकार के द्वारा चलाई जा रही है उसका लाभ उठा सकें, ठीक है। और इसका ये और भी ज़्यादा जितने लोग इसको यूज करते रह जाएंगे, जितने ही लोग इस परियोजनाओं का फ़ायदा उठा जाएंगे, उतना ही यह क्या होगा? लोक कल्याणकारी होती जाएगी, उतना ही यह पारदर्शी होती जाएगी, उतना ही मिनिमम इसमें करप्शन के चांस होंगे। मतलब जो अभी करप्शन के मामले में इंडिया बहुत ऊंचे रैंक पे बना हुआ है कि इंडिया में करप्शन बहुत ज़्यादा होता है, अगर इस तरह की परियोजनाएं शुरू हो गई तो बहुत सारे करप्शन अपने आप रुक जाएंगे। आप देखिए पहले क्या होता था, किसानों तक कोई अगर पैसा पहुंचाना होता था, गरीबों तक पैसा पहुंचाना होता था, मनरेगा के थ्रू पैसा देना होता था, तो अगर कैश पे किया जाता था तो बहुत जगह से होकर गुजरता था और जिसको जो लाभार्थी है जिस तक ये पहुंचाना है वहाँ तक पैसा बहुत कम पहुंच पाता था। अब क्या है, सरकार क्या करती है कि अगर मनरेगा के जितने लोग हैं जो उससे जुड़े हुए हैं उनको अगर पेमेंट करना है तो उनका बैंक अकाउंट खुला हुआ है, बैंक अकाउंट को एक डेटाबेस तैयार कर लेती है, एक जगह का डेटाबेस तैयार रहता है, जो लोग मनरेगा से जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं, उनके अकाउंट में डायरेक्ट पैसा भेज दिया जाता है। मतलब क्या है, मीडिएटर को हटा दिया गया, अब सीधे जो पैसा है लाभार्थी तक पहुंच जा रहा है सरकार के माध्यम से। तो बीच में जितने भी लिंक हैं जहां से करप्शन के चांस होते थे वो खत्म हो गए। तो ये जो ई कम्युनिकेशन है या ई प्रेषण है ये आसान हो गया है, पारदर्शी हो गया है, करप्शन की संभावना बहुत कम हो गई। तो इसीलिए इस तरह की जो संचार की सुविधाएं हैं वो अति आवश्यक है और बढ़ते हुए समय का डिमांड है, ठीक है। अब आते हैं तो देखते हैं कि भारत के जो सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी है यानी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया है उसके बारे में चर्चा करते हैं। एक बात आप जान लीजिए, जितनी भी ये सुविधाएं हैं, जो ई सुविधाएं हैं, उसके लिए सबसे ज़्यादा क्या जरूरी है कि उस तरह का आधारभूत संरचना तैयार किया जाए। अगर हमको ये सुविधाएं अलग अलग जगह पे यूज करनी है तो सबसे पहले क्या है, हमारे पास कंप्यूटर होना चाहिए, हमारे पास सॉफ्टवेयर होना चाहिए, हमारे पास इंटरनेट की सुविधा होनी चाहिए। ये क्या है, ये सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े हुए आधारभूत संरचनाएं हैं, ठीक है। इसका जरूर होना अति आवश्यक है, तभी तो हम ई फैसिलिटी को, जो इंटरनेट फैसिलिटी है उसको यूज कर सकते हैं। तो ये जो भारत में सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क है, भारत के सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क है, यानी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया, ठीक है। ये क्या है, या इस योजना के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, ये जो है इसकी इंडस्ट्री
यह इंडस्ट्री को उत्कृष्ट आधारभूत संरचना प्रदान करने के लिए ही यह सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना की गई। यानी जितने भी ई फैसिलिटी देना उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई उससे जुड़े हुए जो इंस्ट्रूमेंट है वो होना चाहिए। अगर कंप्यूटर ना हो, लैपटॉप ना हो, इंटरनेट की सुविधा ना हो, इंटरनेट की सुविधा के लिए जो चीज़ें जो पार्ट्स की ज़रूरत है वो ना हो, तो ये सारी फैसिलिटी नहीं दी जा सकती। तो इसके लिए क्या है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना की गई। इसी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए क्या किया गया, सिंदरी में और जमशेदपुर में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया, ठीक है, को का निर्माण कार्य को पूरा किया गया एवं जमशेदपुर में, ठीक है। इन दोनों जगहों पे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क और ऑफ इंडिया का निर्माण कार्य पूरा किया गया। इस कार्य के पूरा हो जाने से क्या है कि ये जो फैसिलिटी सरकार के द्वारा दी जा रही है वो आसानी से मिल सकती है। क्यों? क्योंकि ये उसका उत्कृष्ट आधारभूत संरचना जो है ये प्रोवाइड इसी इंडस्ट्री, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के द्वारा ही की जाती है। और इसके लिए ज़रूरी क्या था कि पहले सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश किया जाए ताकि वो इस तरह के फैसिलिटी को प्रोवाइड करा सके। उसके लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को, एक अच्छे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोवाइड करा सके। इसी के लिए सिंदरी और जमशेदपुर में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया का निर्माण कार्य पूरा किया गया है, ठीक है। तो ये है झारखंड सरकार के अंतर्गत की जाने वाली बहुत सारी संचार की सुविधा का विकास। अब देखें तो एक है कॉमन पेमेंट गेटवे। कॉमन गेटवे, इस कॉमन पेमेंट गेटवे के अंतर्गत क्या होता है कि यह जो योजना है, यह सबसे पहले जान लें कि यह 2013 में इसको शुरू किया गया था, ठीक है, झारखंड सरकार के द्वारा ऑनलाइन भुगतान की सुविधा को सुगम बनाना इस गेटवे का, कॉमन पेमेंट गेटवे का उद्देश्य है कि इसको झारखंड में 2013 में शुरू किया गया था। और झारखंड सरकार के द्वारा यह ऑनलाइन भुगतान की सुविधा को सुगम बनाने के उद्देश्य से ऑनलाइन पेमेंट सुविधा को या फैसिलिटी को क्या बनाया गया, सुगम बनाया गया, इजी बनाया गया। इसी के उद्देश्य के लिए ये कॉमन गेटवे परियोजना को शुरू किया गया। इसके माध्यम से क्या होता है कि प्रत्येक नागरिक, जो भी राज्य में नागरिक है, वो अपने घर बैठे अपने टैक्स को, अपने फीस को, अपने सर्विस के लिए भुगतान आसानी से कर सकता है, ठीक है। इसी के लिए यह परियोजना शुरू की गई, ठीक है। जैसे कि जल, अगर मान लीजिए बिजली का वो भरना है, बिजली का बिल भरना है, तो आप ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू भर सकते हैं, डेबिट कार्ड के थ्रू भर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भर सकते हैं। तो क्या है, ये कॉमन पेमेंट गेटवे परियोजना जो है, यह क्या है, प्रत्येक नागरिक को ये सुविधा दी गई है कि वो अपने घर बैठे जो भी फीस है, शुल्क है, सेवा के लिए जो भी भुगतान है, वो अपने निकट के जो प्रज्ञा केंद्र है उसके माध्यम से कर सकते हैं, ठीक है। और इसी के लिए यह कॉमन पेमेंट गेटवे परियोजना शुरू की गई। और यह योजना जो है, ठीक है, के माध्यम से किसी भी समय कोई भी नागरिक अपने कर का भुगतान नेट बैंकिंग के द्वारा, डेबिट कार्ड के द्वारा या क्रेडिट कार्ड के द्वारा कर सकता है। तो यह जो परियोजना है, इसको आप समझ गए, ये 2013 में झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई, ठीक है। इस परियोजना का जो शुरुआत है वो झारखंड सरकार के द्वारा 2013 में की गई थी, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया गया, ठीक है। दूसरा, यह ऑनलाइन भुगतान व्यवस्था के लिए की गई थी, ये भी आपको पता है। और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है कि आप बहुत ही इजी तरीके से, मतलब क्या होता था कि पहले बिजली बिल जमा करने के लिए बिजली घर जाइए, बिजली ऑफिस जाइए, वहाँ लाइन में लगिए, लंबी लंबी लाइनें लगती थी। अगर टाइम बाउंड है कि इतने दिन के अंदर आपको बिजली का बिल भर देना है, वहाँ लंबी लंबी लाइन लग रही है,
तो कई बार क्या होता है, जिस दिन आप जाते हैं उस दिन लंबी लाइन लगी है, आपने ऑफिस से छुट्टी ले रखा है या कोई और काम से छुट्टी ले रखा है केवल बिजली को बिल को भरने के लिए, और उस दिन इतनी लंबी लाइन लगी है कि आपका सारा समय उसी में निकल गया। तो अब वो सारी दिक्कतें नहीं है, अब घर बैठे आप आराम से पेमेंट कर सकते हैं। कोई सेवा ले रहा है तो उसके लिए भी पेमेंट कर, मान लीजिए आप रेस्टोरेंट से खाना मंगा रहे हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर दी। बहुत सारे फैसिलिटी हैं जिसके लिए आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। तो ये किसके थ्रू होता है? कॉमन पेमेंट गेटवे फैसिलिटी के थ्रू होता है। ठीक है, पेमेंट गेटवे योजना के तहत जैसे कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट जुड़ गए, रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जुड़ गए, फिर देखें तो ट्रांसपोर्ट जुड़ गया, अर्बन डिपार्टमेंट जुड़ गया, पर्यटन डिपार्टमेंट जुड़ गया, झारखंड में जो जेनरिक पोर्टल है वो जुड़ गया, रांची नगर निगम भी इससे जुड़ गया। तो इस तरह से क्या है, ये सब जो डिपार्टमेंट जुड़ गए, यहाँ जो भी टैक्स का भुगतान होता था वो सब ऑनलाइन होने लगा। सब अब घर बैठे इंटरनेट सुविधा से, इंटरनेट बैंकिंग से, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप पेमेंट भुगतान करने लगे। टैक्स का भुगतान आप इस तरीके से करना शुरू कर दिए। ठीक है, तो हम इसको आसानी से देख सकते हैं। अब आइए हम ये देख लेते हैं कि जो भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान है यानी IIT है, वो भी इस संस्थान के लिए झारखंड में केंद्र सरकार ने IIT के लिए यानी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे संस्थान के लिए झारखंड में केंद्र सरकार के सहयोग से, इसमें एक पार्टनर कौन है? केंद्र सरकार है, और दूसरा है PPP भागीदारी। मतलब क्या है कि एक पब्लिक सेक्टर होगा जो केंद्र सरकार है, दूसरा प्राइवेट प्लेयर, ये दोनों मिलके, दोनों की भागीदारी से ये IIT की जो है स्थापना की गई है। इसमें क्या है कि मानव संसाधन विकास विभाग तथा भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त करके अस्थायी तौर से NIT गेटवे इंस्टीट्यूट जो जमशेदपुर में है, वहाँ 2016 से इसका सत्र शुरू किया गया है। NIT गेटवे इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? जमशेदपुर में है। वहाँ यह 2016 से ये शुरू किया गया। ठीक है, ये इस तरह का मॉडल है, ये PPP आधारित इंस्टीट्यूट है, इस तरह के मॉडल पर आधारित इंस्टीट्यूट है। इसमें क्या है, केंद्र सरकार भी है और प्राइवेट कंपनियों का भी पार्टनरशिप है। अभी हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी प्राइवेट कंपनियां इसमें शामिल है। ठीक है, इसमें देखें तो इस परियोजना के लिए सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और टाटा मोटर्स उद्योग को पार्टनर के रूप में चयनित किया गया है। मतलब केंद्र सरकार के साथ साथ सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड ठीक है, TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और टाटा मोटर्स ठीक है, इन उद्योगों को पार्टनर के रूप में चयनित किया गया। तभी ये जाके PPP मॉडल यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे इस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे संस्थान को ये स्थापना की गई है। कहाँ पे? अस्थायी तौर पे इसको NIT गेटवे इंस्टीट्यूट जमशेदपुर में 2016 में से इसका सत्र शुरू कर दिया गया। हाँ, इस परियोजना के अंतर्गत कांके प्रखंड के अंतर्गत सांगा गांव में IIT रांची की अस्थायी परिषद बनाने का प्रस्ताव जो है, इसका प्रस्ताव है। ठीक है, तो जो इस परियोजना के अंतर्गत जो अस्थायी परिषद बनाने का प्रस्ताव है वो कहाँ पे है? IIT रांची कांके। ठीक है, तो ये चीज़ें हमको याद रखनी है। कुछ और भी इससे जुड़े हुए, देखिए सब कम्युनिकेशन, ये संचार से जुड़ा हुआ है, खासतौर से इंटरनेट जैसे संचार से, ये आपको जरूर याद रखना है। इसका मेन उद्देश्य जो है IIT का, ठीक है, इसका मेन उद्देश्य जो है वो क्या है? इसका मेन उद्देश्य कि झारखंड में जो भी टैलेंटेड छात्र हैं, जो भी मेधावी छात्र हैं, उनको
कौशल युक्त आईटी प्रोफेशनल बनाना, मतलब स्किल्ड आईटी प्रोफेशनल के रूप में उनको बदलना, जो टैलेंटेड स्टूडेंट है, ये इसका उद्देश्य है। जिससे क्या है कि ये छात्र जो है आगे चल के राज्य के लिए, देश के लिए, इकोनॉमिक फील्ड में अपना योगदान, इसके विकास में अपना योगदान दे सके। इसीलिए इस तरह के संस्थान बनाया गया है। ये संस्थान क्या है? पीपीपी मॉडल आधारित। कई बार प्रश्न ऐसा ही पूछे जा सकते हैं कि आईआईटी जो एस्टेब्लिश किया गया है वो पूर्ण रूप से सरकार की संस्था है? नहीं, पीपीपी मॉडल पर आधारित संस्था है। इस तरह का प्रश्न उलझाने के लिए पूछे जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना। सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित और भी बहुत सारी संस्था हैं, जिसको थोड़ा थोड़ा हम जान लेते हैं ताकि ये काम भी यहाँ पूरा हो जाए। तो एक तो है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, ठीक है। राष्ट्रीय सूचना जो विज्ञान केंद्र है, यह झारखंड में अपनी महत्वपूर्ण सेवाएं दे रहा है और इसकी स्थापना जो है झारखंड राज्य के गठन के बाद 22 जिलों में, 22 डिस्ट्रिक्ट में गठन हुआ, उसके 22 डिस्ट्रिक्ट में 22 जिलों में इसकी स्थापना जो है की गई थी, ठीक है। बाद में राष्ट्रीय सूचना जो विज्ञान केंद्र के द्वारा, ठीक है, जिला परिवहन कार्यालयों में निबंधन एवं बैट कंप्यूटरीकरण, लाइसेंसों का कंप्यूटरीकरण या ट्रेजरी कंप्यूटरीकरण, कंप्यूटराइजेशन इत्यादि का विकास किया गया। मतलब क्या है कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के द्वारा जिला लेवल पर परिवहन कार्यालय, जो ट्रांसपोर्ट का ऑफिसेस थे, उसका निबंधन किया गया, ठीक है, उसको मैनेज किया गया, वहाँ ये सारी फैसिलिटी दी गई। फिर क्या है, वैट कंप्यूटराइजेशन किया गया, वैट एक टैक्स सिस्टम है, ठीक है। लाइसेंस का कंप्यूटराइजेशन किया गया कि जो भी लाइसेंस दिए जाएंगे कंप्यूटराइज्ड दिए जाएंगे, ठीक है, कंप्यूटराइज सब कुछ फैसिलिटी होगी। फिर ट्रेजरी का कंप्यूटराइजेशन किया गया ताकि वहाँ सारे जो डेटा थे उसको कंप्यूटराइज्ड किया गया और ताकि वो सब कुछ पारदर्शी बन सके और सेवाएं जो हैं, वहाँ की जो भी फैसिलिटी है, जो भी सर्विसेज है, उसको तेज बनाया जा सके। इसके लिए क्या किया गया, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना झारखंड के गठन के साथ ही 22 जिलों में इसकी शुरुआत की गई। अगला क्या है, अगला है जैप आईटी। क्या है, जैप आईटी। यह जो जैप आईटी है, इसका मतलब है झारखंड एजेंसी टू प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। झारखंड, जैसे झारखंड एजेंसी टू प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आईटी का मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जैप का मतलब झारखंड एजेंसी ऑफ प्रमोशन, सॉरी झारखंड एजेंसी टू प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है कि जैप आईटी का मतलब क्या है, ठीक है। जैप आईटी का जो गठन है वो मार्च 2004 में किया गया था। कब किया गया था, मार्च 2004 में इसको किया गया था, इसका गठन। ये याद रखिएगा, जैप आईटी पूछा जा सकता है, इसीलिए आपको इसको याद रखना है। जैप आईटी की स्थापना जो है, यह भारत सरकार यानी इंडियन गवर्नमेंट की विभिन्न महत्वपूर्ण ई गवर्नेंस परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी और ई गवर्नेंस विभाग के द्वारा के अंतर्गत किया गया। मतलब भारत गवर्नमेंट की जितनी ई गवर्नेंस परियोजनाएं थी, जो कि इंटरनेट के माध्यम से चलाई जाने वाली परियोजनाएं थी, उसके लिए इसका क्रियान्वयन, उसके क्रियान्वयन के लिए इस जैप आईटी का शुरुआत किया गया। और इस जैप आईटी की शुरुआत करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी और ई गवर्नेंस विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी और ई गवर्नेंस विभाग दोनों ने मिलकर इसका निर्माण किया था, इसको बनाया था जैप आईटी, ठीक है। तो यह
पहला कि जैप से झारखंड की परियोजना नहीं, भारत सरकार के विभिन्न महत्वपूर्ण ई गवर्नेंस जितनी भी परियोजनाएं हैं जो ई गवर्नेंस से जुड़ी हुई है उसके क्रियान्वयन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी डिपार्टमेंट और ई गवर्नेंस डिपार्टमेंट दोनों ने मिलकर इसको बनाया था। ठीक है, इसका गठन किया था। तो ये हमें याद रखना है। ठीक है, बहुत तरह की इस संस्था के द्वारा झारखंड में बहुत तरह की सेवाएं दी जाती हैं, सर्विस दी जाती हैं, बहुत तरह के सर्विसेज दिए जाते हैं। अभी मैंने बताया ना कि बहुत तरह के सर्विसेज ई गवर्नमेंट परियोजना के तहत बहुत तरह की सेवाएं दी जाती है। जैसे मैंने बताया ई मुलाकात, ई कोर्ट, ई जिला, ई नागरिक, ई ऑफिस, ई कल्याण। ठीक है, फाइल ट्रैकर कि कोई फाइल कहाँ से कहाँ तक पहुँची है, आपके अगर कोई परियोजना है उससे जुड़ा हुआ कोई फाइल है, वो फाइल अलग अलग डिपार्टमेंट से जुड़ा होता है। तो कई बार क्या होता है कि हम पता करते रह जाते हैं, पता नहीं चलता है कि फाइल कहाँ दबी पड़ी है। लेकिन इसमें क्या है, इस ई परियोजनाओं के माध्यम से हम देख सकते हैं कि फाइल इस डिपार्टमेंट से किस डिपार्टमेंट पहुंची, उस डिपार्टमेंट से कहाँ पहुंची। तो इस तरह से क्या है, ये पारदर्शिता या पारदर्शी बनाए रखता है। फिर झारनेट, ई प्रोक्योरमेंट जैसी बहुत सारी जो ई सेवाएं हैं, ठीक है, इस तरह के सेवाओं के लिए ये जैप आईटी का गठन किया गया। ठीक है, यानी ई नागरिक है, ई ऑफिस है, ई मुलाकात है, ई कोर्ट है, ई डिस्ट्रिक्ट है, जिसके बारे में हमने कुछ चर्चा भी की है। ई नागरिक है, झारनेट है, ई प्रोक्योरमेंट है, इस सारे तरह के बहुत सारे सेवाओं का क्रियान्वयन इस ई जैप आईटी के माध्यम से किया जाता है। तो हमको इस चीज़ को याद रखना है, भूलना नहीं है। और जैप आईटी बहुत महत्वपूर्ण है संचार के फील्ड में, तो आपको इस चीज़ को याद रखना है। ठीक है, अब आते हैं एक और केंद्र है जो संचार से जुड़ा हुआ, उसका नाम है झारखंड अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, यानी झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। झारखंड क्या है, झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। यह जो केंद्र है झारखंड अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, इस केंद्र यह क्या है, यह केंद्र की स्थापना है जो कि झारखंड के रांची में 2003 में, रांची में 2003 में की गई थी। किसके द्वारा, केंद्र के द्वारा, केंद्र द्वारा। कभी ये गलती से भी मत कर दीजिएगा, कहीं ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, तीन इसके बारे में 3 लाइन दे दिया, उसमें 1 लाइन दे दिया कि ये झारखंड सरकार के द्वारा स्थापित की गई, ये गलत है। ये केंद्र सरकार के द्वारा स्थापित किया गया केंद्र है। ठीक है, और ये कहाँ स्थापित किया गया था, रांची में 2003 में किया गया था। ठीक है, तथा यह सूचना प्रौद्योगिकी और ई गवर्नमेंट विभाग का इसमें निर्माण किया गया है। ठीक है, और इसका प्रयोग क्यों किया जाता है, इस झारखंड जो है अंतरिक्ष उपयोग केंद्र को झारखंड में स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य जो था वो इसलिए था क्योंकि झारखंड में अंतरिक्ष तकनीकी के माध्यम से हम ये जानते हैं कि बहुत सारे झारखंड में प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं। हमने मिनरल्स के बारे में देखा, तो प्राकृतिक संसाधनों का जानकारी प्राप्त करने, को चिन्हित करने, उसका मानचित्रीकरण करने यानी मैपिंग करने और उसका आकलन करने के लिए इस अंतरिक्ष उपयोग केंद्र की स्थापना रांची में की गई थी। ठीक है, इसको हमें याद रखना है। इसके साथ ही साथ यह भूमंडलीय स्थानीकरण, भौगोलिकी तंत्र, सुदूर संवेदन और 34 उपग्रह संपर्क के माध्यम से नोडल एजेंसी के रूप में यह काम करता है या करने की इसकी जो है तरीका है। ठीक है, लेकिन हमको यही ध्यान रखना है कि इसका उद्देश्य क्या था कि झारखंड में बहुत सारे संसाधन पाए जाते हैं, तो अंतरिक्ष तकनीकी के माध्यम से, स्पेस टेक्नोलॉजी के माध्यम से इन प्राकृतिक संसाधनों का, उनका मैपिंग, उनका आकलन करने के लिए इस झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर को 2003 में रांची में एस्टेब्लिश किया गया था। ये हमें याद रखना है, इस पे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैप आईटी से हो सकता है कि प्रश्न पूछे जाए, तो इसको भूलना नहीं है। ठीक है, एक चीज़ और
जो लास्ट है कुछ चीज़ें हैं जिसको जान जाइए फैक्ट के रूप में, हो सकता है इस पर प्रश्न पूछे जाए। जो खास तौर से इंटरनेट से जुड़ी हुई फैसिलिटी थी, जो कम्युनिकेशन था, जो संचार के माध्यम थे, उसको तो हम जान गए। अब थोड़ा सा और भी जान लेते हैं कि झारखंड में कुछ फैक्ट हैं, हो सकता है इस पर सवाल पूछे जाएं, इसीलिए इसको याद रखिएगा कि झारखंड में जो है वो सब जो प्रति 10,000 जनसंख्या पर एक डाकघर उपलब्ध है। प्रति 10,000 जनसंख्या पर एक डाकघर उपलब्ध है। ठीक है, कहाँ पे? झारखंड में उपलब्ध है, परंतु कुछ ग्रामीण क्षेत्र आज भी इस सेवा से वंचित है। मतलब कुछ ग्रामीण क्षेत्र में आज भी यह जो पोस्ट ऑफिस फैसिलिटी है वो नहीं है। इसके निवारण के लिए, ठीक है, भारतीय डाक विभाग ने झारखंड डाक सर्किल की स्थापना की थी। झारखंड डाक सर्किल की स्थापना की थी। इसकी चर्चा हमने क्लास के शुरू में ही कर लिया था, आप लोग को याद होगा। तो नहीं याद होगा तो आप शुरुआती वीडियो देख सकते हैं, शुरुआती पार्ट इसी वीडियो का देख सकते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि झारखंड में प्रति 10,000 पे एक डाकघर की फैसिलिटी है। ठीक है, झारखंड के प्रमुख नगरों में दूत डाक सेवा उपलब्ध की गई है। नगरों में दूत डाक सेवा उपलब्ध कराई गई है, ये हमें याद रखना। झारखंड में प्रति 1 लाख लोगों पर डाकघरों की जो संख्या है, प्रति 1 लाख लोगों पर जो डाकघरों की संख्या है वो कितना है? 1.06। ठीक है, जबकि भारत में ये कितना है? भारत में है 1.50। यानी भारत की तुलना में झारखंड में प्रति 1 लाख पर डाकघरों की संख्या क्या है? कम है। यानी औसतन भारत के औसतन डाकघर जो कि 1 लाख पे है, उससे झारखंड में उससे भी कम है। ठीक है, झारखंड में एक चीज़ और याद रख लीजिए, जो सर्वप्रथम पत्रकारिता का आरंभ हुआ वो GL चर्च के द्वारा रांची में किया गया। इसके द्वारा? GL चर्च के द्वारा रांची में किया गया। ठीक है, और यह जो है रांची में किया गया किसकी? पत्रकारिता। झारखंड में सबसे प्रथम पत्रकारिता की शुरुआत या आरंभ GL चर्च के द्वारा किया गया दिसंबर 1872 में। ठीक है, यह घर बंधु नामक पत्रिका इन्होंने प्रकाशित की गई। दिसंबर 1872 में कौन सी पत्रिका स्थापित की, पब्लिश की, प्रकाशित की? घर बंधु। तो यह याद रखना है, हो सकता है यह प्रश्न पूछा जाए। कब की थी? 1872 में। तो इस तरीके से जो संचार से जुड़ा, कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ जो मुख्य बातें थी वो हम इसमें देख लिए। और मैक्सिमम संभावना है कि अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ जो इन्फॉर्मेशन से टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ जो भी या इंटरनेट के माध्यम से चलाए जाने वाली परियोजनाओं से जुड़ा हुआ जो भी प्रश्न होंगे वो इसी से हो सकते हैं। मैक्सिमम संभावना यही है। तो आपको अगर इस टॉपिक पे कोई प्रॉब्लम आए, कुछ समझ ना आए, कुछ प्रश्न हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, आज ये टॉपिक ख़त्म हो गया, फिर अगले क्लास में अगला टॉपिक लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच।